नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश मीना आप सभी का माय फ्यूचर एकेडमी 2.0 में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे ख्याल से आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हम 2 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं इतिहास से संबंधित। तो ये तीसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। राधे रानी के चरणों में नमन करते हुए, जो राधे कृष्ण की प्रेम कहानी अमर है, तो अपने आसपास भी प्रेम बरसाते रहें। और प्रेम ही वो सर्वोच्च चीज है जिस जिसको लेकर इंसान जीवित रह सकता है। प्रेम बिना तो बिल्कुल नहीं। तो प्रेम बरसाते रहें चैनल के साथ भी और अपने आसपास के वातावरण के साथ भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे आज आज जो पढ़ेंगे वो है आपका इतिहास। जो मेनली इतिहास है, कहाँ से मध्य प्रदेश का इतिहास शुरू होता है और मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से मध्य प्रदेश के इतिहास। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल से पढ़ लिया हमने, अब आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल हम आज पढ़ेंगे। जो ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं आपको अब महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ऐतिहासिक काल से सब चीजें संबंधित है और ज्यादातर क्वेश्चन आपके आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज से आद ऐतिहासिक काल, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल के जो भी चीज है वो हम पढ़ चुके हैं। तो आद ऐतिहासिक काल की जो शुरुआत होती है वो मानी जाती है कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य जो आद ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्य देखे जाते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के माने जाते हैं, क्योंकि आद ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन हम पढ़ नहीं पाते। अलग अलग टाइप की लिपि मिली, आप सब जानते हो, है ना। तो वो वाली चीज है। तो वहीं मध्य प्रदेश में देखा जाए तो ये सिंधु घाटी सभ्यता है। ये कौन सी सभ्यता है? यह सिंधु घाटी सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता है ये आपकी, सिंधु घाटी सभ्यता है। ये कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ये कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता। और हम आज जो काल पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आद ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक काल। तो आद ऐतिहासिक काल जो है उसके जो जो अपने भारत में देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से अपने साक्ष्य मिल जाते हैं हम लोगों को। लेकिन मध्य प्रदेश में देखते हैं तो ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता जो मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में आद ऐतिहासिक काल के हमें किसी भी प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं मिले। इसलिए मध्य प्रदेश से संबंधित जो आद ऐतिहासिक काल है उसे नहीं पढ़ा जाता। आगे इतनी बात समझ में, आगे बढ़ते। दूसरा काल आता है, जो दूसरी चीज पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कौन सा? वैदिक काल। वैदिक काल। कौन सा काल पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल। तो वैदिक काल जो पढ़ते हैं हम लोग, तो वैदिक काल जो लोग हम पढ़ते हैं वो वैदिक काल में क्या पढ़ेंगे? हम वैदिक काल में दो काल को पढ़ेंगे हम लेकर। वैदिक काल में हम दो दो चीजों को लेकर पढ़ेंगे। वैदिक काल में हम जो पढ़ेंगे वो दो चीजों को लेकर पढ़ेंगे। कौन कौन सी चीजें हैं? वो है आपकी आपकी दो दो चीजों को लेकर पढ़ेंगे हम वैदिक काल जो पढ़ेंगे यार। वैदिक काल को लेकर हम जो पढ़ेंगे वो दो चीजों को काल को लेकर पढ़ेंगे। एक वैदिक काल आप सभी जानते हो, वैदिक काल है ये भैया, वैदिक काल। तो वैदिक काल हो गया अब। तो एक तो ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल आप सभी को पता है, उस काल को कहा जाता है जिसमें 3 ग्रंथों की रचना की गई, ऋग्वेद, सामवेद और अजुर्वेद। और उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में सिर्फ अर्थवेद की रचना की गई, है ना। ये आपके सामने। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के बारे में जानते हैं तो ऋग्वैदिक काल के समय जो आर्य आए थे, कौन आए थे? आर्य। आर्य जो भारत में आए थे, लेकिन वो सिर्फ कहां सिमट कर रह गए? उत्तर भारत में। कहां तक रह गए? उत्तर भारत में रह गए। वो कहां तक नहीं आए? वो दक्षिण भारत में नहीं आए, दक्षिण भारत में नहीं आए। यहाँ की ये बोले कि वो मध्य प्रदेश तक नहीं आए। कहां तक नहीं आए? वो मध्य प्रदेश तक नहीं पहुंचे। जो आर्य आए थे वो वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में जो आर्य आए थे वो सिर्फ उत्तर भारत में रह गए, है ना। उत्तर भारत में अपना विस्तार किया, वो दक्षिण तक आए नहीं। मतलब ये बोले कि मध्य प्रदेश तक आए नहीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलता है आर्यों के बारे में, आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। और उत्तर वैदिक काल में यह भी मिलता है कि भैया ये मध्य प्रदेश की जो घने जंगल है, ये किसके जंगल है? मध्य प्रदेश के।
मध्य प्रदेश की ये घने जंगल है, इन जंगलों में एक जाति निवास करती थी। वो कौन थी? निषाद जाति। निषाद निषाद जाति निवास करती थी। ये कैसे लोग थे? ये अन्य आर्य लोग थे। अन्य आर्य मतलब ये आर्य नहीं थे, है ना। तो आर्य नहीं थे। जब आर्य यहाँ पर आए तब इस समय इन्हें जो आर्यों को जो जाति मिली, यहाँ पर जो जाति मिलेगी वो निषाद जाति आपको देखने को मिलेगी। यही उत्तर वैदिक काल में आपको ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ऐत्रेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण इन दोनों ब्राह्मण ग्रंथों में आपको मिलेगा, है ना। इन दोनों ब्राह्मण ग्रंथों में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में उस समय बहुत सारे घने जंगल हुआ करते थे। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी थी उसका नाम रेवा भी आपको इस काल में देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर इतनी जानकारी है कि भैया यहाँ पर आदि ऐतिहासिक काल था, उसके साक्ष्य मध्य प्रदेश में हम लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा ऋग्वेदिक काल के भी साक्ष्य हमें मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलते हैं। जो मध्य प्रदेश का इतिहास शुरू होता है वो उत्तर वैदिक काल से हमें देखने को मिलते हैं, जिस समय घने जंगल पाए जाते थे। तो और सारी जानकारी कुछ बच गए हो तो यहाँ से देख लेते हैं। तो यही है कि आज ऐतिहासिक काल जो लिखा रहा है ये आदि ऐतिहासिक काल है। आदि ऐतिहासिक काल के जो मध्य प्रदेश में साक्ष्य नहीं मिलते, क्योंकि मध्य प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिले, इसी कारण हमें आदि ऐतिहासिक काल के साक्ष्य देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा वैदिक काल जो आता है, वैदिक काल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ये है ऋग्वेदिक काल। कौन सा है? ऋग्वेदिक काल है। और ये उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल के बाद आया उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल में मध्य प्रदेश में कोई साक्ष्य नहीं मिले, यही मैंने आगे पढ़ा चुका हूं। वहां पे कोई साक्ष्य नहीं मिले और इसका विस्तार मध्य प्रदेश तक नहीं हो पाया। मतलब उत्तरी भारत में था। जब वैदिक काल था उस समय जो आर्यों का विस्तार था उत्तरी भारत था, भारत तक ही था, तो नीचे नहीं आ पाए मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में भी हमें जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार नर्मदा यानी रेवा नदी, जो आप पता चलेगा कि नर्मदा का नाम रेवा कैसे पड़ा वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो उत्तर वैदिक काल में कहां तक? नर्मदा नदी तक हो गया। इसके बाद हो गया था। और शतपथ ब्राह्मण में हमें इसकी जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण किस ग्रंथ का ब्राह्मण है ये ध्यान रखना। तो ये है यजुर्वेद यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा? शतपथ ब्राह्मण है। इसके अलावा हम ऐत्रेय ब्राह्मण में देखते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया कि मध्य प्रदेश के घने जंगलों में जो जाति निवास करती थी वो निषाद जाति निवास करती थी। यही मैं पहले बता चुका हूँ। जो अन्य आर्य थे, मतलब आर्य नहीं थे, अन्य आर्य थे वो जो निवास करती थी। यही सारी चीजें जो आप याद करना है। बाकी ज्यादा इतना कुछ नहीं है, और ज्यादा मैं भर के दे सकता था लेकिन कोई काम की नहीं है वो चीजें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अगला अगला जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काल आता है वो आपका आता है महाकाव्य काल। महाकाव्य काल के अंतर्गत हम 4 वंशों के बारे में पढ़ेंगे जो मध्य प्रदेश से संबंधित है और कहीं ना कहीं जिनके साक्ष्य मध्य प्रदेश में देखने को आपको मिलते हैं। तो 4 वंशों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे जो मध्य प्रदेश से संबंधित है और मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं इनके साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो इन 4 वंशों के बारे में हम जानते हैं। तो 4 वंश कौन कौन से थे? तो मैं यहाँ पे बता दूं सबसे पहले कि भैया जो इतिहास या मानव जाति की जो दंत कथाएं हैं उसके बारे में कहा जाता है कि जो मनु थे, मनु सबसे पहले जो पुरुष इस धरती पर आए जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति मानी गई है वो मनु थे। मनु के जो 10 पुत्र हुए उन्होंने फिर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वंश स्थापित किए। इसके अलावा जो मनु की पुत्रियां हुई उनका शादी हुई किसी के साथ, उनके साथ उनका विवाह संबंध स्थापित हुआ। तो पहले पुरुष जो माने गए हैं इस धरती पर मनु माने गए। तो मनु के कितने पुत्र थे? तो ये जानते हैं। मनु जो थे उनके थे कितने पुत्र? 10 पुत्र। मनु के कितने पुत्र थे? वो थे 10 पुत्र। और 10 पुत्रों में से यहाँ पर मध्य प्रदेश में आपको 2 पुत्र देखने को मिलेंगे जिनने कोई ना कोई वंश स्थापित किया, और एक बेटी का विवाह किसी राजा के साथ हुआ वो भी वंश स्थापित हुआ। तो 3 वो मिलते, एक अलग मिलता है जो ए साम्राज्य मिलता है। तो वो उनके जानते। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कारूस वंश। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो वंश है वो है कारूस वंश। कारूस, यार ये कौन सा कलर हो गया? कारूस वंश जो हम स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो आपका है कारूस वंश। ये कौन सा वंश है? कारूस वंश। जो कारूस वंश हमने स्टार्ट किया वो है भैया आपका कहां पर मिलता है यार? जो कारूस वंश हमने स्टार्ट किया वो आपको कहां पर मिलता है? पहला वंश जो हम जानेंगे वो किसके बारे में जानेंगे? कारूस वंश के बारे में। तो कारूस वंश, कारूस
कारूस वंश। तो कारूस वंश के बारे में हम जो जानेंगे, तो कारूस वंश के बारे में जो जानेंगे वो जानकारी ऐसी है कि भैया, जो कारूस वंश के बारे में जानेंगे वो जानकारी ऐसी है कि कारूस वंश का संस्थापक था कारूसी, महाराजा कारूस। कारूस वंश का जो संस्थापक था कारूसी। और इसका जो कारूस वंश का जो क्षेत्र था, जो कारूस वंश का जो क्षेत्र था वो आपको देखने को मिलेगा, कहां पर मिलेगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा बघेलखंड में। कहां पर? बघेलखंड में। बघेलखंड में। कारूस वंश के बारे में इतना ही याद करना, और ये याद रखना, ये कारूस है ना, ये मनु के 10 पुत्रों में से एक पुत्र कौन सा था? कारूस, जिसने बघेलखंड में, जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, उस शेडोल, सुहागपुर शेडोल वाला, आप जानते हो उस क्षेत्र को बघेलखंड बोला जाता है, तो उस क्षेत्र में स्थापित किया था कारूस वंश। इसके अलावा जो दूसरा वंश स्थापित होता है वो होता है चंद्रवंश। चंद्रवंश, चंद्रवंश, और इसे कहा जाता है सोमवंश। सोमवंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना जो की थी वो चंद्र ने की थी या सोम ने की थी? किसने की थी? चंद्र ने। चंद्र ने या सोम ने इस वंश की स्थापना की थी। लेकिन इस वंश के बारे में ये भी बुंदेलखंड से लेके, ये बुंदेलखंड से लेके, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड से लेके इसका जो विस्तार माना जाता है वो बघेलखंड तक माना जाता है। कहां तक माना जाता है? बघेलखंड तक माना जाता है। इसका विस्तार बघेलखंड तक माना जाता है। और इसके अलावा ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि मैं पहले बता चुका हूं कि मनु के 10 पुत्र हुए, इसके अलावा उनकी बेटियां भी थी। तो मनु की जो पुत्री थी, ये पुत्र थे, तो मनु की जो पुत्री थी, मनु की जो पुत्री थी एला, एला, एला का विवाह किसके साथ हुआ था? जो विवाह हुआ था वो चंद्र या सोम के साथ हुआ था। चंद्र या सोम के साथ हुआ था। तो इनने मिलकर, फिर एला ने जो मिलकर इन्होंने सहयोग से कौन सा वंश स्थापित कर दिया? चंद्र या सोम वंश, जो बघेलखंड में है ना, बुंदेलखंड से लेके बघेलखंड तक ये वंश स्थापित हो गया। कारूस वंश बघेलखंड में आपको देखने को मिलता है। तीसरे जो पुत्र थे, ये पुत्र था, है ना, तीसरे जो पुत्र के बारे में जानते हैं। तीसरा जो पुत्र मिलेगा वो पुत्र मिलेगा आपको, कौन मिलेगा? आपको मिलेगा इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश, तीसरा वंश जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश। तो ये वंश महत्वपूर्ण होता है। इक्ष्वाकु वंश के बारे में जानते हैं, तो इसकी स्थापना किसने की थी? इक्ष्वाकु ने। इक्ष्वाकु ने। ये कहीं ना कहीं आपको अयोध्या से, अयोध्या जो अयोध्या, अयोध्या जानते ही होंगे, भगवान राम का जन्मभूमि वहीं पे। तो ये कहीं ना कहीं वही था, वही जो आप समझ रहे हो कि भगवान राम के ही वंशज है। इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु जो थे भगवान राम के ही पूर्वज है। तो ये कहीं ना कहीं अयोध्या के आसपास स्थापित हुआ था, कौशल देश में स्थापित हुआ था, है ना। तो लेकिन इसका विस्तार कहां तक मिलता है? मध्य प्रदेश तक मिलता है। तो इसके बारे में हम मध्य प्रदेश में भी जानकारी पढ़ते हैं। तो इसके बारे में जो पढ़ते हैं, तो इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु ने स्थापना की थी, जी कहां पे मिलता है? अयोध्या में मिलता है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी इसका साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में और क्या पढ़ते हैं? इसके बारे में, इस वंश के बारे में और जान लेते हैं। तो जो इक्ष्वाकु थे, इक्ष्वाकु के पुत्र हुए कौन? इक्ष्वाकु के पुत्र हुए आप दंडक। कौन हुए? दंडक। और दंडक ने क्या स्थापना की? जो जो छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य वन पाया जाता है, दंडकारण्य वन, दंड कारण्य, दंडकारण्य वन जो कहां पर पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। उसका नाम क्या रख दिया? दंडक वन। क्या रख दिया? दंडक वन। जो छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य वन पाया जाता है उसका नाम इन्हीं के नाम पर पड़ गया, दंडकारण्य वन या दंडक वन। ये कहां पर है? छत्तीसगढ़। और एक चीज और ध्यान रखना, इसी वन में क्या मिलता है आपको? इसी वन में जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपको मिलेंगे भैया, इसी वन में जो आपको देखने को मिलेंगे सीता हरण के साक्ष्य। दंडक वन में क्या मिलता है? सीता हरण, सीता हरण के जो साक्ष्य मिलते हैं यहीं पे मिलते हैं। इसी वन में माता सीता माता का हरण हुआ था। इसके अलावा जो हो गए, है ना, इसके अलावा दंडक के बाद इसी वंश में जो अगला शासक आता है, जो अगला आता है वो कौन था? वो थे मानदाता, महाराजा मानदाता। मानदाता, मानदाता इसी वंश के शासक थे, है ना। तो मानदाता है, मानदाता के जो पुत्र हुए, मानदाता के 2 पुत्र थे। कौन कौन से पुत्र थे आपके बारे में आप सभी को पता है? मानदाता के पुत्र थे, एक तो मुचुकुंद थे, मुचुकुंद, मुचुकुंद, और एक थे पुरुकोत्स, 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 एक थे पुरुकोत्स, पुरु पुरुकोत्स, पुरुकोत्स, ये 2 पुत्र थे। तो मानदाता जो मुचुकुंद थे, इन्होंने क्या किया? अपने पिता के नाम पर एक नगरी की स्थापना की। उस नगरी का नाम क्या था? मानदाता नगरी।
मानधाता नगरी जो कहाँ पर स्थित है, आपकी खंडवा में स्थित है ना। जो वर्तमान का खंडवा है उसे पहले क्या बोला जाता, मानधाता नगर बोला जाता था या मानधाता नगरी बोला जाता था। और स्थापना किसने की, मुचुकुंद ने। ये सब इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रूकोस, प्रूकोस बहुत अच्छे व्यक्ति है। इन्होंने क्या किया कि जो अपन नर्मदा नदी पढ़ते हैं उनका जो नर्मदा नाम था वो बाद में जो रेवा नाम था, रेवा नाम जो जिसने दिया वो था प्रूकोस ने दिया था, ध्यान रखना। इनका विवाह नागवंशी, नागवंशी कन्या, नागवंश की कन्या थी, नागवंशी कन्या, नागवंशी कन्या किसके साथ हुआ, नर्मदा के साथ हुआ या रेवा के साथ हुआ, किसके साथ हुआ, नर्मदा या रेवा के साथ हुआ। अरे यार, नागवंशी कन्या, कन्या, कन्या किसके साथ हुआ, रेवा के साथ हुआ। जे जे रेवा को बाद में इन्होंने क्या नाम दे दिया, नर्मदा नाम दे दिया, ये नर्मदा है ना। इसके अलावा प्रूकोस हो गए, ये सारे ये हो गए, इन्होंने ये काम किए। इसके अलावा अपना एक और वंश बन जाता है जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। वो इतनी जानकारी हो गई कि वो आगे अपन उस स्लाइड में पढ़ लेंगे। ये सारे आपको इंपोर्टेंट वे खंडवा है, खंडवा, ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट है जो आप पे पता होना चाहिए। इसके अलावा एक चौथा वंश बन जाता है, वो आपका चौथा वंश कौन सा है, वो आपका चौथा वंश है ए वंश। कौन सा वंश है वो आपका, ए वंश, ए वंश। वो चौथा वंश कौन सा है आपका, वो चौथा वंश है आपका कौन सा है, वो ए वंश। कौन सा, ए वंश। ए वंश में आप सभी को पता है ए वंश की स्थापना किसने की, महाराजा ए ने की। और इसकी जो राजधानी थी, जो राजधानी थी वो थी महिष्मती, महिष्मती, महिष्मती। इस वंश की जो राजधानी थी वो आपकी थी कौन सी थी, वो थी आपकी महिष्मती। कौन सी थी, महिष्मती। तो जो अगले शासक आए, ए के बाद जो अगले शासक आए वो कौन थे, महिष्मत, महिष्मत, जिन्होंने जो स्थापना की थी, किसकी स्थापना की थी, महिष्मती। इन्होंने स्थापना की थी किसकी, महिष्मती की। महिष्मती नगर को जो वर्तमान में महिष्मत के नाम से जाना जाता है, जो जिसकी स्थापना किसने की थी, महाराजा महिष्मत ने की थी। महिष्मती की स्थापना की थी महिष्मत ने, महिष्मती नाम से एक नगर की स्थापना की थी, वर्तमान में महेश्वर के नाम से जाना जाता है। और इसी वंश में एक एक प्रतापी राजा होते हैं, उसका नाम था शस्त्रार्जुन। कौन था, शस्त्रार्जुन, कीर्तिवीर अर्जुन भी बोला जाता है, इसका नाम था शस्त्रार्जुन। के बारे में आप सभी ने जाना होगा कि शस्त्रार्जुन वही है भैया जिन्होंने रावण को हरा दिया था, लंकापति रावण को हरा दिया था इन्होंने, और हराकर पराजित करके अपनी जेल में डाल दिया था लंकापति रावण को। तो ये शस्त्रार्जुन इसी वंश से थे। और इन्होंने, शस्त्रार्जुन किससे हार गए थे, इनको हरा दिया था भगवान परशुराम ने। और भगवान परशुराम के पिता कौन थे, जमदाग्नि। और जमदाग्नि के नाम पर ही वर्तमान में जो जानापाव पहाड़ी है, मध्य प्रदेश में जो स्थित है जानापाव पहाड़ी, उससे जो चंबल नदी निकलती है, जानापाव पहाड़ी का नाम महर्षि जमदाग्नि के नाम पर पड़ा, जो परशुराम के पिता थे। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ पे समझ में आई होगी, तो ये आगे पढ़ लेते हैं, वही चीज है। देखो मैं चार वंश बता चुका हूँ महाकाव्य काल में। ये कौन सा काल स्टार्ट होता है, महाकाव्य काल, जिसमें चार वंशों के बारे में जानते हैं। तो करुष वंश ये बघेलखंड में था, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये कारुस, ये कारुस वंश है, ये कारुस महाराजा कारुस ने की थी, है ना, जो मनु के 10 पुत्रों में से एक पुत्र थे। इसके अलावा चंद्रवंश, चंद्रवंश की स्थापना महाराजा सोम ने या चंद ने की थी, जिसका विवाह मनु की एक पुत्री इला के साथ हुआ था, है ना, सोम के साथ हुआ था। ये बुंदेलखंड से लेके बघेलखंड तक का मैं बता चुका हूँ। इक्ष्वाकु वंश के बारे में बता चुका हूँ, इसकी स्थापना, इसमें कौन कौन से शासक याद रखने हैं आपको, इक्ष्वाकु याद रखना है, इसके अलावा दंडक याद रखना है ना, इसके अलावा आपको याद रखना है मानदाता याद रखना है। और मानदाता के दो पुत्र हुए प्रूकुत्स और मुचुकुंद, तो ध्यान रखना। तो इक्ष्वाकु वंश प्राचीन वैदिक काल शासकों का एक वंश था, इसकी उत्पत्ति महाराजा इक्ष्वाकु ने की थी, है ना। ये कौशल देश के राजा, कौशल देश आप समझते हो कि कौशल एक महाजनपद था, उसी के राजा थे, और उसकी राजधानी अयोध्या थी। तो अयोध्या से संबंधित है ना, ये रामायण काल से संबंधित है ना। पुत्र, इन्हीं के पुत्र दंडक हुए, जिनके नाम पर क्या पड़ा, दंडक वन का नाम पड़ा, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहीं पे सीता हरण के साक्ष्य मिलते हैं, ये देख लो, सीता माता सीता हरण के साक्ष्य मिलते हैं आप सभी को। इसके अलावा इसी वंश में मुचुकुंद, ये सही ने लिखा है, ये मुचुकुंद, मुचुकुंद, मुचुकुंद हुए, जिन्होंने मानदाता, इनके पिता मानदाता थे, उन्हीं के नाम पर इन्होंने कौन सी नगरी स्थापना की, मानदाता नगर की स्थापना की थी। इसके अलावा नागवंश की राजाओं की कन्या थी नर्मदा, नर्मदा का विवाह इक्ष्वाकु वंश के शासक प्रूकुस के साथ हुआ। ये प्रूकुस से भैया,
पुरुकुत्स, ये प्रुकुस, ध्यान रखना ये कौन है, प्रुकुस के साथ हो गया। और इन्होंने प्रुकुस ने रेवा नदी का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया, नर्मदा कर दिया। पहले क्या नाम हुआ करता था उस नदी का नाम, जो जिनके साथ इनका विवाह हुआ था, रेवा था। इन्होंने बाद में परिवर्तित करके क्या कर दिया, नर्मदा कर दिया। अगला वंश ए वंश है ना, ये अलग है। ए वंश को जो बोला जाता है इसे यादव वंश भी बोला जाता है। यादव वंश भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी थी महिष्मती, जो वो महेंद्र बाहुबली वाली ने, ये अलग थी है ना, तो ध्यान रखना वो काल्पनिक थी, ये रियल है। तो महिष्मती थी, इसी वंश के शासक थे महिष्मत, जिन्होंने महिष्मती की स्थापना की थी। और जो वर्तमान में जो नगर है वो महेश्वर है ना, तो ध्यान रखना। इसके अलावा इस वंश के जो शासक थे सहस्त्रार्जुन, सहस्त्रार्जुन, ये ऐसे लिखा होता है सहस्त्रा अर्जुन, इन्हें कीर्तवीर अर्जुन भी कहा जाता है, कीर्तवीर अर्जुन भी कहा जाता है सहस्त्र अर्जुन को, जिन्होंने रावण को हराया था। और भगवान परशुराम ने फिर इन्हें हरा दिया था है ना, बहुत खतरनाक हो गए थे इसलिए। परशुराम के पिता थे जमदग्नि, जिनके नाम पर जानापाव पहाड़ी इंदौर का नाम पड़ा। तो इतनी जानकारी यहाँ पे समझ में आई होगी है ना। तो आगे बढ़ते, थोड़ा पानी पी लूं यार, गर्मी पड़ती है। अगला पढ़ते, इसके बाद महाकाव्य काल हो गया है ना। क्या क्या पढ़ लिया अपन ने पहले पढ़ चुके प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ चुके वो सारी चीज। फिर आज आदि ऐतिहासिक काल पढ़ लिया, ऋग वैदिक काल पढ़ लिया हमने है ना, उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में पढ़ लिया। इसके बाद हमने महाकाव्य काल पढ़ लिया है ना, महाकाव्य काल पढ़ लिया, जिसमें ये सारे वंश आ गए। अब पढ़ेंगे पौराणिक काल। कौन से काल, पौराणिक काल पढ़ेंगे। कौन सा काल पढ़ेंगे, पौराणिक काल। तो पौराणिक काल में आपको जो मिलेंगे ना, पौराणिक काल में आपको दो चीजें आपको पढ़नी होंगी पौराणिक काल में। दो चीजें कौन कौन सी पढ़नी होगी आपको पौराणिक काल में। तो पौराणिक काल में दो चीजें पढ़नी होंगी। वो तो एक पढ़ना होगा आपको रामायण काल। कौन सा, रामायण काल, रामायण काल। और एक आपको पढ़ना होगा महाभारत काल। कौन सा, महाभारत काल। कौन सा, महाभारत काल। तो दो काल आपको पढ़ने होंगे, रामायण काल और महाभारत का पौराणिक काल के अंतर्गत। तो पहले पढ़ते हैं रामायण काल। ये देख सकते हो आप रामायण काल है ना। रामायण काल में कौन आता है, महाराज रावण आते हैं, जिसके 10 शीश थे, 10 शीशधारी रावण, हाँ है ना, तो वो थे। तो इनके बारे में जानते हैं। तो रावण जो था इस काल में रामायण काल था। और मैं आपको बता दूं ये त्रेता युग था, ये ध्यान रखना युगों का नाम। तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले सतयुग प्रारंभ होता है ना। इसके बाद आपका जो युग आता है वो आता है त्रेता युग, त्रेता युग। फिर आपका जो युग आता है वो आता है द्वापर। कौन सा, द्वापर। इसके बाद आपका आता है जो वर्तमान में चल रहा है वो है कलयुग। कौन सा युग, कलयुग है ना, कलयुग। हर घर में कलयुग है, भाई भाई का नहीं हो रहा है ना। छोटे भाई बड़े भाई से झूम रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। जो भाभियां होती है उन्हें गालियां दे रहे हैं आजकल लोग। समाज में अलग चल रहा है, भाई बहन का नहीं है, मतलब कोई भी रिश्ते नाते ठीक ठाक से नहीं चल रहा है। इसी को कलयुग बोलते हैं। पहले रामायण काल में था, तो वहां से देख सकते हो भाई भाई का मिलाप, जो भरत का मिलाप देख सकते हो, प्रेम देख सकते हो है ना। आजकल तो भाई भाई गर्दनें तक काट देते, इज्जत की कोई परवाह नहीं करते है ना, जमीन जायदाद के चक्कर में। तो वो अलग था, वो सतयुग था, त्रेता युग था है ना, त्रेता युग था। फिर द्वापर युग आया, लेकिन ये तो कलयुग है भैया, यहाँ तो सब कुछ होता है ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं। तो त्रेता युग में कौन सा, रामायण काल आता है। रामायण काल के अंतर्गत आप देखते हो कि माता सीता का हरण देखेंगे, भरत मिलाप मिलता है आपको, चित्रकूट के बारे में जानेंगे, लव कुश का जन्म हुआ वो जानेंगे, जिसके अलावा जो भी स्थल है चित्रकूट में उनके बारे में जानेंगे, और महाराजा रावण के बारे में जान लेंगे, क्यों भी रावण काल से संबंधित है। और आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रामायण का जो रावण है उसकी पूजा मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ होती है, उसका रीजन भी बताऊंगा, एक आध जगह जो पूजा होती है उसका भी है ना, तो वो चीजें देख ले। तो सबसे पहले जो सीता हरण के साक्ष्य मिलते हैं वो हमें मिलते हैं दंडकारण्य वन से, मैं पहले भी बता चुका हूँ है ना। तो रामायण काल में सीता हरण के साक्ष्य मिलते हैं हमें दंडकारण्य वन से। और लव कुश का जो जन्म होता है वाल्मीकि आश्रम में तमसा नदी के किनारे, यहीं पे लव कुश का जन्म होता है। तमसा नदी, तमसा की नदी यहीं पे आपको देखने को मिलेगी है ना। इसके अलावा हम जो जानते हैं वो जानते हैं कि यहीं पर चित्रकूट में कौन सा मिलाप हुआ था, भरत मिलाप हुआ था। और यहीं पर जो मंदिर स्थित है वो भरत मिलाप मंदिर स्थित है, ये देख लो, चित्रकूट में भरत मिलाप स्थित, ये मिलाप मंदिर स्थित है, भरत मिलाप मंदिर स्थित है। इसके अलावा चित्रकूट में हनुमान धारा, इसके अलावा सीताकुंड, राम घाट, ये सारी चीजें आपको मिल रही है। हनुमान धारा, सीताकुंड, राम घाट, ये चीजें स्थित है। इसके अलावा जो राम वनगमन पत्र बनाया गया है, राम जी ने जो यात्रा की थी उसके आधार पर जो राम वन गमन पथ,
ये पत्र नहीं है, ये पथ है। पथ जो बनाया गया है वो अमरकंटक से लेके चित्रकूट तक बनाया गया है। ये आप देख सकते हो, ये जो राम वनगमन पत्र बनाया गया है, पत्र बनाया गया है, वो आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या है, चित्रकूट है। ये चित्रकूट से लेके यहाँ पर, ये यहाँ तक बनाया गया, अमरकंटक तक बनाया गया। ये यहाँ पर चित्रकूट है। कौन सा कूट है? चित्रकूट है। चित्रकूट है, और ये है आपका अमरकंटक। तो यहाँ तक ये चीजें बनाई गई हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आई होगी, ज्यादा कुछ नहीं है, रटना ही है, बाकी कुछ ज्यादा काम का नहीं है ना। मैंने यहाँ पे पढ़ा के बता दिया, बेसिक समझा दिया। लेकिन रावण के बारे में, महाराजा रावण के बारे में जान लेते हैं। जो रावण की पूजा होती है ना, वो ध्यान रखना आप, क्योंकि रावण की जो पूजा है ना, वो क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। तो ये मध्य प्रदेश का मैप है। ये क्या है, मध्य प्रदेश का कहीं ना कहीं आपको मैप नजर आएगा। ये आप देख सकते हो, ये मध्य प्रदेश का कहीं ना कहीं लगेगा कि ये मैप है मध्य प्रदेश का, है ना। ये क्या है, मध्य प्रदेश का मैप है ना। और अच्छा बना लेते हैं भैया, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो सही से बना लेता हूँ। ये क्या है, ये देखो, ये मध्य प्रदेश का मैप है। ये मध्य प्रदेश का मैप हो गया, है ना। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश का मैप है। इसमें 3 जगह, मध्य प्रदेश के 3 जिलों में, 3 जिलों में क्या रावण की पूजा की जाती है। एक की जाती है मंदसौर में। मंदसौर में इसलिए पूजा की जाती है क्योंकि माना जाता है कि मंदसौर में जो महाराजा रावण की पत्नी थी मंदोदरी, उनका क्या है यहाँ पर, वो मंदसौर की मानी जाती है ना। अब तो अपनी बहन बेटी मानी जाती है। तो इस हिसाब से क्या हुए, रावण जी हमारे क्या हुए, अपनी बुआ जी मानी जाती है। अपने पापाओं की क्या बहन होंगी, तो दादाओं की बहन होंगी, जो भी है, लेकिन अपनी क्या बुआ लगती है ना। एक टाइप से रिश्ता है रावण से अपना भी, है ना। तो ध्यान रखना। तो 3 जिलों से मानी जाती है, 3 जिलों को ध्यान रखना आपको। एक तो यहाँ पर है मंदसौर। कौन सा? मंदसौर। मंदसौर में की जाती है आपकी, एक गांव है, उस गांव का नाम है रावण रुंडी गांव। रावण रुंडी गांव, यहाँ पर गांव है रावण, रावण रुंडी गांव, है ना। ये यहाँ पर मंदसौर में स्थित है। इसके अलावा आपका एक जिला यहाँ पर पड़ता है, जो है राजगढ़। कौन सा है? राजगढ़। राजगढ़ में भातखेड़ी राजगढ़, यहाँ पर एक गांव है भातखेड़ी। कौन सा गांव है? भातखेड़ी। यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। और यहीं पे एक जिला है विदिशा। विदिशा। और विदिशा में जो पूजा की जाती है वो की जाती है रावण गांव में। कौन से गांव में? रावण गांव में। रावण गांव में। तो ये 3 जगह रावण की पूजा की जाती है, जो आप पता होना चाहिए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका कौन सा काल हो गया? ये आपका हो गया रामायण काल। इसके बाद आते हैं महाभारत काल। महाभारत काल तो आप जानते हो कि महाभारत में तो भाई भाई से लड़ गए थे, वही वाला काल है ना। तो महाभारत में मतलब ये कौन सा युग में आ गया? ये द्वापर युग आ गया, अब तो कल युग आ गया सीधा, है ना। तो इस युग में क्या हुआ, इस युग में जो कौरव और पांडव थे उनके बारे में जानकारी मिलती है मध्य प्रदेश में। और जो कौरव पांडवों के बारे में ऐसी जानकारी मिलती है कि जो कौरव और पांडव युद्ध हुआ था, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में मध्य प्रदेश के कौन कौन से जो जनपद थे या महाजनपद थे जिन्होंने भाग लिया था, किसकी तरफ से जो महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। इसके अलावा जो महाभारत से संबंधित स्थल है उनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो विराट विराट नगरी है, जो पांडवों ने कुछ समय के लिए अज्ञातवास, जो अपने 1 साल का अज्ञातवास था वो बिताया था। 12 साल का वनवास, 1 साल का जो अज्ञातवास बिताया था वो अपने यहीं बिताया था, शहडोल में या विराट नगरी में जिसे बोला जाता है, वो देखेंगे। तो आप पता होना चाहिए, जो मध्य प्रदेश में जो पांडवों के साथ थे उनके बारे में जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं। महाभारत के युद्ध के बारे में, जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसके बारे में जान लेते। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, महाभारत महाभारत तो इसमें दो चीजें थी। महाभारत के युद्ध में 2 पक्ष थे, आप सभी को पता है। एक आपके थे पांडव, एक आपके थे पांडव, एक आपके थे कौन? कौरव, है ना, कौरव। तो पांडवों की तरफ से किस किसने भाग लिया वो जानते हैं, और कौरवों की तरफ से किस किसने भाग लिया वो जानते हैं। दसाण, कारूस और बस ने। जो आपके दसाण था, दसाण हो गया, दसाण, कारूस, बस, दसाण, कारूस, बस, और आपका एक और हो गया चेदी। इन
इन जो जनपद थे या महाजनपद थे, इन्होंने किसकी तरफ से भाग लिया? पांडवों की तरफ से। तो ये स्थल बताने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है ये कहाँ है, ये पूछा जाता है आपसे। ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन कि दसाण किस जिले में आता है? विदिशा में आता है, रायसेन में आता है, भोपाल में आता है, या फिर आपका गुना में आता है? तो वो आपसे पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, जो दसाण है, जो दसाण है वो आपका आता है कहां पर आता है? दसाण आपका मिलता है विदिशा में, विदिशा में, है ना। कारुस मिलता है आपका बघेलखंड में, बघेलखंड में, आप सभी को पता है बघेलखंड में। बस मिलता है, बस वर्तमान जो ग्वालियर, पहले ग्वालियर को बस से बोला जाता था। चेदी आप सभी को पता है ये बुंदेलखंड में, कहां पर है? बुंदेलखंड में, या छतरपुर में, बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में ये स्थित है। इसके अलावा जो कौरव थे, कौरवों के साथ जो लड़ी थी वो महिष्मती, अवंती और विदर्भ। महिष्मती कौन थे? आगे जानेंगे महाजनपदों के बारे में। महिष्मती, अवंती, अवंती और विदर्भ, विदर्भ। इसके अलावा एक जाति इन्होंने साथ दी थी, वो ध्यान रखना, वो आपकी थी निषाद जाति। कौन सी? निषाद जाति, है ना, निषाद जाति। कौन सी जाति थी? वो थी आपकी निषाद जाति। तो ये थे, इतना ध्यान रखना। ये महिष्मती आप सभी जानते हो कि महेश्वर को कहा जाता है, अवंती उज्जैन को कहा जाता है। ये महिष्मती क्या है? महेश्वर है। आप सभी को पता है किसने स्थापना की? अवंती क्या है? उज्जैन है ना, उज्जैन। और आप सभी को ये विदर्भ नीचे वाला पार्ट था जो हट गया और जो कहां पे चला गया? महाराष्ट्र में चला गया, वो वाला पार्ट था। तो अपने काम का नहीं। इसके अलावा आप जानते हो कि एक और ध्यान रखना कि यहाँ पर जो जो चीजें थी वो थी, एक ध्यान रखना आपका सुहागपुर, सोहाग, सुहागपुर जो था, सुहागपुर जो था वो यहाँ पर जो इसे पहले क्या बोला जाता है? ब्राट नगरी, ब्राट नगरी बोला जाता है, ब्राट नगरी, ब्राट नगरी बोला जाता है। और यहाँ पर क्या किया था? पांडवों ने क्या किया था? ये ध्यान रखना, पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। कौन सा वास? अज्ञातवास बिताया था यहीं पे। और ये ब्राट नगरी सुहागपुर शहडोल में आती है। ये कहां पर है वर्तमान में? शहडोल में। कहां पर है? शहडोल में। तो इतना ध्यान रखना आपने, है ना। इसके अलावा जो नगर हो सकते हैं वो कौन कौन से? भीमबेटका है, भीमबेटका, ये देख लो आप। मैं दूसरा कलर ले लूं, हाँ, भीमबेटका। भीमबेटका आप सभी जानते हो ये कहां पर है? ये रायसेन में, है ना। स्थलों के बारे में ध्यान रखना, ये कौन से काल से कौन से स्थल है और ये कहां पर है वर्तमान में, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। भीमबेटका है रायसेन में। पांडव जलप्रपात कहां है? पन्ना में स्थित है। इसके अलावा आप देख सकते हो पांडव गुफाएं कहां पर है? पचमढ़ी में, है ना। इसके अलावा आप देख सकते हो विराट नगरी कहां पर है? सुहागपुर शहडोल में स्थित है। इतनी जानकारी आप इस काल के बारे में ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे जो बढ़ते हैं, अब जो अपना आता है महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक आता है वो आपका आता है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो महाजनपद काल आप सभी को पता है कि जो 16 महाजनपद पाए जाते हैं। कितने टोटल, कितने महाजनपद पाए जाते हैं? 16 महाजनपद थे उस समय, पाए जाते नहीं थे उस समय। जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में जान लेते हैं, इनकी जानकारी कैसे मिलती। तो 16 महाजनपद की जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें जानकारी मिलती है। स्रोत क्या है इसके, ये ध्यान रखना कहां से मिलती है, ये क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है। तो स्रोत है हमें दो ग्रंथों से, सबसे महत्वपूर्ण एक बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। कौन सा निकाय? अंगुत्तर, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। और जैन से कौन सा मिलता है? जैन ग्रंथ से कौन सा मिलता है? भगवती सूत्र। कौन सा? भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र से इनकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। किसकी? 16 महाजनपदों की। किसकी? ये 16 महाजनपद थे, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसमें से ध्यान रखना, जिसमें से 16 महाजनपदों में से जो 16 महाजनपद थे उनमें से 2 जनपद मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से मिलेंगे? एक तो आपको मिलेगा चेदी महाजनपद। कौन सा? चेदी महाजनपद। और एक आपको मिलेगा अवंती महाजनपद। तो ये इन दोनों जनपदों के बारे में मध्य प्रदेश के संबंध में हम जानकारी पढ़ेंगे या ये चीजें देखेंगे। लेकिन ये देख लेते हैं ये दो जनपद कहाँ पे, ये देख लो, एक तो ये अवंती है और ये चेदी है। इन दोनों के बारे में हम क्या जानकारी करेंगे? ये जानकारी देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बाकी अपने काम के नहीं है ना, बाकियों को बाद में पढ़ेंगे। कौशल देख सकते हो, ये कौशल के बारे में हमने पढ़ा था, ये कौशल था, ये यहाँ तक विस्तार था, है ना। तो आगे बढ़ते हैं।
तो अवंती महाजनपद के बारे में जान लेते हैं। तो मैं पी लेता हूं कौन सा, पानी। तो अवंती महाजनपद के बारे में जान लेते हैं। ये 16 महाजनपद थे, इनके बारे में से अवंती महाजनपद पहले बनाते हैं डायग्राम, ताकि आप समझ में आ जाए। ये रख दी मैंने पानी की बोतल, है ना। तो सबसे पहले किस जनपद के बारे में जानते हैं, अवंती महाजनपद के बारे में। तो ध्यान रखना, ये अवंती महाजनपद का देख सकते हो भव्य साम्राज्य कैसा है। तो ये कब थे, छठवीं छठवीं शताब्दी बीसी में। छठवीं जो शताब्दी थी उसमें, बीसी बीसी में बता ही चुका हूं, बीसी का मतलब क्या। तो ये छठवीं शताब्दी बीसी में आपके पनपे थे दो महाजनपद, छठवीं शताब्दी बीसी में, ये मैंने लिख चुका हूं और भी, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनके बारे में ये कहाँ कहाँ थे। तो अवंती के बारे में जो जानते हैं, अवंती जो था महाजनपद था, उसकी दो राजधानियां थी। एक तो कौन सी थी, उत्तरी अवंती, एक दक्षिणी अवंती थी। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो राजधानी थी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी वो आपकी थी, कौन सी थी, वो थी आपकी थी कौन सी, दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी वो आपकी थी महेशमती या महेश्वर, जो स्थापना हुई थी, है ना। तो ये जान लेते हैं। ये मध्य प्रदेश का मैप बहुत कम आएगा, तो आप एक बार देख लें। ये मध्य प्रदेश का मैप बनाता हूं मैं, आप इस बार अच्छा बनाएंगे क्योंकि इस बार आएगा काम। ये मध्य प्रदेश का मैप बना लो भैया, आप सभी से निवेदन है कि आप मध्य प्रदेश का मैप बना लें, ताकि मध्य प्रदेश का मैप आपको आएगा काम। ये मध्य प्रदेश का मैप है ना। इस मध्य प्रदेश के मैप में आप देख सकते हो ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये आप देख सकते हो ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये आपकी कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये है विंध्याचल। कौन सी, विंध्याचल। वो यहीं पे जो नदी निकलती है इसी के पास में, वो है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, है ना, नर्मदा नदी, है ना। ये मैप बना लेना आप अच्छे से। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो जनपद है वो है अवंती जनपद। कौन सा, अवंती, अवंती महाजनपद। और यहाँ पर जो अवंती महाजनपद नीचे भी है ना। तो अवंती महाजनपद ये था, ये दो जगह है ना, जिसकी राजधानियां दो जगह थी, ऐसा मान लो आप, है ना। अवंती महाजनपद, अवंती महाजनपद यहाँ पे था, है ना। ये दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि यहाँ पे समझने में आसानी हो जाए, है ना। इसकी एक राजधानी जो उत्तरी अवंती था, जो उत्तरी उत्तरी क्षेत्र में, ये पूरा का पूरा अवंती था नीचे तक, उत्तरी क्षेत्र की राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी इसकी, उज्जैनी, ये उज्जैनी, है ना। वो दक्षिणी क्षेत्र की जो राजधानी थी वो थी आपकी महेश्वर, महेश्वर। यहाँ पहले जो राजधानी थी उसका नाम था महेशमती, महिष्मती। जो दक्षिणी क्षेत्र में जो राजधानी थी उसका नाम था महिष्मती। ये उत्तरी क्षेत्र की राजधानी उज्जैनी थी। ये हो गया। इसके अलावा जो यहाँ पर जो एक नदी निकलती है, ये ध्यान रखना, ये नदी है, नदी को अलग बना देता हूं। ये नदी देखो आप, ये नदी यहाँ से निकलती है इस टाइप से, ये जाती है और यहाँ किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है, यमुना में। तो ये नदी है आपकी बेतवा नदी। कौन सी नदी है, बेतवा। कौन सी नदी है आपकी, बेतवा नदी है। बेतवा नदी निकलती है कुमरा ग्राम रायसेन से, ये यहाँ पर रायसेन है, रायसेन के कुमरा ग्राम से यहाँ पर ये नदी निकलती है। एक और महाजनपद के बारे में जानते हैं। तो एक और महाजनपद जो है वो आपको मिलेगा कौन सा, चेदी। जो यहाँ पे कौन से क्षेत्र में देखने को मिलेगा, चेदी जो महाजनपद मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। बुंदेलखंड है ये, कौन सा खंड, बुंदेलखंड वाले, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, है ना। इस महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी सुक्तिमती। कौन सी, सुक्तिमती, ध्यान रखना, सुक्तिमती, सुक्तिमती। जो किस नदी के तट पर थी, यहाँ पर जो केन नदी थी, केन नदी के ये तट पर थी, केन नदी के ये तट पर थी, है ना। ध्यान रखना, सुक्तिमती जो राजधानी थी वो केन नदी के तट पर थी। तो इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि जो इन दोनों जनपदों को जो बांटती थी वो कौन सी नदी थी, तो वो आपकी बेतवा नदी थी। अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद को बांटने वाली जो नदी थी वो आपकी कौन सी नदी थी, वो चेदी, कौन सी थी, वो बेतवा नदी थी, है ना। इतना आप समझ में आ गया कि यहाँ पर जो पूरा क्षेत्र था ऊपर तक का जो क्षेत्र था वो अवंती के अंतर्गत आता था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती। तो अवंती महाजनपद के बारे में और जानते हैं। तो इस वंश में जो इस महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली वंश आता है वो आता है आपका प्रदोत वंश। कौन सा, प्रदोत, प्रदोत वंश। कौन सा वंश आता है, ये प्रदोत वंश आता है। प्रदोत वंश के जो राजा थे
प्रदोत वंश के जो राजा थे वो थे चंड प्रदोत। कौन से राजा थे? चंड प्रदोत। चंड प्रदोत, ध्यान रखना, चंड प्रदोत। चंड प्रदोत ये ऐसा माना जाता है कि इनके पिताओं ने बहुत सारे राजाओं की, जो वहां का सम्राट था उस समय, अवंती का सम्राट था, उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद अपने बेटे जो पुलिक थे उन्होंने अपने बेटे चंड प्रदोत को यहाँ का साम्राज्य बनाया, सम्राट बनाया। चंड प्रदोत बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली थे उस समय। मैं यहाँ पे बता दूं कि जो महाजनपद बनते हैं उसके बारे में बता दूं कि सबसे पहले क्या हुआ होगा। पहले क्या हुआ थे, पहले क्या थे, पहले कबीला थे, है ना, कबीला। कबीलाओं के बाद क्या बनता है, ये काम आएगा आपका। कबीलाओं के बाद बना होगा ग्राम, ग्राम के बाद क्या बना होगा, जनपद, और जनपद के बाद बना हुआ है महाजनपद। महाजनपद, ये ध्यान रखना आप, ये चीज भी ध्यान रखना आप, है ना, ये काम आएगा आपके। तो चंड प्रदोत हुआ। चंड प्रदोत क्या थे कि इतना शक्तिशाली था ये राजा की, जो मगध, मगध में जो उस समय राज था, मगध का जो साम्राज्य था उस समय, ये देख सकते हो मगध, यहाँ पर जो काशी, ये विजय लिच्छवी हो गया, ये यहाँ पर अयोध्या, ये राजगिर, ये मगध, ये मगध था ना, उस समय का सबसे शक्तिशाली क्या था, महाजनपद था। इसमें जो शासक था उस समय, जो मगध का हर्यक वंश का जो शासक था, कौन सा वंश था मगध में पहले, हर्यक वंश। कौन सा वंश था, हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो शासक था, जो प्रथम शासक था वो था बिंबिसार, बिंबिसार। तो भैया पूरे महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो कौन सा था, मगध, है ना, इस समय अवंती के समय। लेकिन मगध, मगध साम्राज्य जो बिंबिसार थे, बिंबिसार भी जो मध्य प्रदेश का अवंती जो महाजनपद था, उसके जो राजा थे चंड प्रदोत, उसके मारे डरते थे, मतलब ये भी शक्तिशाली राजा थे। तो इन्होंने क्या किया, जो बिंबिसार थे, बिंबिसार जब इस एक समय यह कहते चंड प्रदोत क्या हुए थे, पीलिया रोग, इन्हें हुआ था पीलिया रोग। कौन सा रोग, पीलिया रोग। पीलिया रोग से पीड़ित थे उस समय। इन्होंने, इनके लिए इलाज के लिए किसने एक अपना राजवेद, राजवेद भेजा था, राजवेद, राजवेद जिसका नाम था जीवक, जीवक भाई साहब को जो भेजा था वो था बिंबिसार ने। तो कहीं ना कहीं बिंबिसार भी उस समय मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते थे, किससे, अवंती के साथ। आप समझ में आ रहा है, अवंती के साथ। ये आपका मगध हो गया, मगध से कहां पर, यहां पर भेजा था। देखो इतनी जानकारी थी मगध के साम्राज्य को, यहाँ जीवक को भेजा था, जीवक को, जो राजवेद था, है ना, यहाँ के चंड प्रदोत का इलाज करने के लिए, जो पीलिया रोग से ग्रसित था। तो यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी कि किसने किसको भेजा था, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पीलिया रोग से ग्रसित था, जिसे भेजा था, जीवक को भेजा था। बिंबिसार उस समय मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते थे उपचार के लिए। और इसका जो अंतिम शासक था, इस वंश का, जो प्रदोत वंश का अंतिम शासक जो था, वो ध्यान रखना, इतनी जानकारी, अंतिम शासक था वो था नंदीवर्धन। कौन था आपका, नंदीवर्धन, वो क्या था आपका, अंतिम शासक था। लेकिन ये भी ध्यान रखना, जो कौन सा अवंती महाजनपद था, अवंती महाजनपद में जो उस समय, उस समय क्या थे, उस समय जो जनपद शामिल थे, अवंती महाजनपद में जो जनपद शामिल थे वो ध्यान रखना। तो इसमें जो जनपद शामिल थे, जनपद, महाजनपद के अंतर्गत क्या आएंगे, महाजनपद किससे बना होगा, जनपद से मिलकर बना होगा। तो इसके अंतर्गत जो जनपद शामिल थे उनका याद रखना। एक तो आपका मिलता है बस, बस मिलता है, और जो आपको मिलता है, एक मिलता है आपका, कौन सा मिलता है, अनूप मिलता है, एक आपको मिलेगा नलपुर, नलपुर, और एक आपको मिलेगा अनूप, ये मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो बस था वो यहां पर था, ये ध्यान रखना, यहां पर, ये ग्वालियर वाला क्षेत्र, ये यहां पर, ये ग्वालियर वाला क्षेत्र में। तो बस कहां पर था, ये आपका ग्वालियर में था, कहां का, ग्वालियर में था, है ना। और नलपुर कहां पर था आपका, शिवपुरी में था, जो जनपद था यहाँ पर, जो शिवपुरी वाला इलाका है वहां पर था। इसके अलावा अनूप कहां पर था, ये निमाड़ में था। निमाड़ को क्या बोला जाता है, पहले अनूप। तो ध्यान रखना, बस पहले किसको बोला जाता है, ग्वालियर को बोला जाता है। नलपुर किसको बोला जाता है, शिवपुरी को बोला जाता था। अनूप किसको बोला जाता है, निमाड़ को बोला जाता था। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। जिसके अलावा आपको पता होना चाहिए, जो आपका, पानी पी लो यार, जो आपका स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण है, उसमें आपको, और बौद्ध ग्रंथ, स्कंद पुराण में जो आपको कहा गया है,
जो स्कंद पुराण था, कौन सा पुराण, जगह ही नहीं बची यार। अगले पेज ले लेते हैं, यहीं पे करता हूं। स्कंद पुराण, ये ध्यान रखना, यहां पर एक नोट करके ले लेना। स्कंद पुराण, कौन सा, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में जो अवंती को कहा गया, अवंती को जो कहा गया, वो कहा गया कि ये साहित्य प्लस वाणिज्य और प्लस विज्ञान, इसका क्या थी, ये केंद्र थी। कौन थी, स्कंद पुराण के अनुसार ये अवंती केंद्र थी। इसके अलावा अवंती का एक अन्य नाम जो आपको मिलता है, अवंती का जो बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथों में जो आपको नाम मिलेगा, बौद्ध ग्रंथ में जो आपको नाम मिलेगा अवंती को, वो कहा गया अच्युत गामिनी। अच्युत गामिनी, अच्युत गामिनी किस में कहा गया, बौद्ध ग्रंथों में कहा गया। तो इतनी सारी जानकारी आपको अवंती के बारे में याद होना चाहिए या आपको रटी होना चाहिए। तो अगला जो महाजनपद है वो आपका आता है चेदी महाजनपद, जो मैंने यहाँ पे बता चुका हूं, है ना। तो चेदी जो महाजनपद था, इसके बारे में कहा जाता है, ये मैं बता चुका हूं कि ये यमुना, यमुना, ये यमुना नदी है, यमुना और विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत के बीच में कहीं ना कहीं कौन सा जनपद था, चेदी महाजनपद था। और ये बेदवा नदी से, बेदवा नदी से इधर अवंती महाजनपद के साथ अपनी सीमा साझा करता था। इसके अलावा इसके बारे में और क्या जान लेते हैं, इसके बारे में ये जानेंगे कि इस वाले क्षेत्र में कौन कौन से जनपद आते थे, दसाण, तुंडीकोर और एरण। यहां पर जो आते थे वो आते थे दसाण, तुंडीकेर और एरण। ये आपको जनपद देखने को इस क्षेत्र में मिलते हैं, जिससे मिलकर ये महाजनपद बना था। तो ध्यान रखना, जो दसाण था वो आपको मिलता है, वो विदिशा में मिलता है। कहां पर मिलता है आपका, ये दिख रहा है इधर, हाँ दिख रहा है। ये दसाण आपको देखने को जो मिलेगा वो कहां पर मिलेगा, विदिशा में, विदिशा में, ये ध्यान रखना। इसके अलावा टुंडीकेर जो आपको मिलेगा देखने को, वो मिलेगा आपको कहां पर मिलेगा, वो आपको मिलेगा दमोह में, ये दमोह है। दूसरा कलर ले लो यार, ये दमोह, ये आपको मिलेगा दमोह, दमोह में मिलेगा। एरण कहां मिलेगा आपको, एरण मिलेगा आपको सागर में, सागर में। तो इतनी सारी चीजें आपको इसके बारे में याद होना चाहिए, इन महाजनपदों के बारे में, है ना। ये केन नदी, बाकी सब चीजें मैं बता ही चुका हूं आपको। ये चेदी महाजनपद हो गया, है ना, बाकी यही चीजें थी। तो आप समझ में आई होगी। आज की क्लास मैंने लगभग लगभग सभी चीजों को कवर करने की कोशिश की है आपके सामने, और आप अच्छे से बताने की कोशिश की है। तो आप एक बार ये देख ले सारी चीजें, एक बार और स्लाइड को देख लेते हैं ताकि आपका रिविजन हो जाए, है ना। जल्दी से फटाफट रिवीजन करते हैं 2 मिनट या 5 मिनट में। सबसे पहले हमने आदि ऐतिहासिक काल पढ़ा। आज आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी मिलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य में नहीं मिलते, तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिलती। इसके अलावा हम वैदिक काल में आए, वैदिक काल के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो दो प्रकार के कालों में, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि आर्य उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आए नहीं थे। लेकिन ऋग वैदिक काल में आर्य दक्षिण भारत में आए, नर्मदा नदी तक पहुंचे, और उन्हें निषाद जाति भी मिलती है यहाँ पर मध्य प्रदेश के घने जंगलों में, है ना। ऐत्री ब्राह्मण और कोसी सतपथ ब्राह्मण में हमें ये चीजें देखने को मिलती है। यही सारी चीजें, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो नर्मदा नदी मिलती है, जिसका पहले नाम रेवा मिलता है। इसके अलावा हमने महाकाव्य काल में 4 वंश के बारे में पढ़ा, है ना। वो थे आपके कारूस वंश। कारूस वंश का संस्थापक राजा कारूसी था, जो किसका, मनु के 10 पुत्रों में से एक पुत्र थे, जो बघेलखंड के क्षेत्र में पाया गया। इसके अलावा हमने सोम के बारे में, सोमवंश या चंद्रवंश के बारे में पढ़ा। उसका संस्थापक सोम था, जिसका सोम का विवाह मनु की पुत्री इला के साथ हुआ था। इसके अलावा हमने इक्ष्वाकु वंश पढ़ा, जो भगवान राम से संबंधित है कहीं ना कहीं। तो इक्ष्वाकु भी मनु के पुत्रों में से एक पुत्र थे। इक्ष्वाकु ने इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की, है ना। इसके अलावा इक्ष्वाकु वंश में जो आता है वो दंडक आता है, दंडक आता है ना। तो दंडक ने, दंडकारण्य वन का नाम अपने नाम पर रख दिया, दंडक वन। इसी में सीतारण के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा इस काल में जो मानदाता के बारे में पढ़ते हैं, मानदाता के 2 पुत्र हुए, मुचुकुंद और पुरुकुश। मुचुकुंद ने अपने पिता मानदाता के नाम पर मानदाता नगरी यानी खंडवा की स्थापना की। वर्तमान में खंडवा मिलता है। इसके अलावा जो पुरुकुश थे, पुरुकुश ने किसके, नागवंशी कन्या कौन थी, रेवा थी, जिसके साथ विवाह किया, और उसका नाम करके क्या परिवर्तित कर दिया, नर्मदा नाम कर दिया गया, जो आपको मिलता है। इसके अलावा ए वंश पढ़ा था हमने। ए वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है
ए वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कि ए वंश की स्थापना किसने की थी, महाराजा ए ने की थी। इसके अलावा इसकी राजधानी क्या थी, महिष्मती थी। महिष्मती की स्थापना किसने की थी, महिष्मत जो इसी वंश के शासक थे महिष्मत ने महिष्मती की स्थापना की थी। और महिष्मती क्या है, महेश्वर के नाम से जानी जाती है ना। इसके अलावा इसी वंश में शस्त्रार्जुन हुए, जो कीर्तिवीर अर्जुन के नाम से जाना जाता है, जिसने महाराजा रावण को मारा था। इसके अलावा शस्त्रार्जुन का वध किसने किया था, परशुराम ने किया था। भगवान परशुराम के पिता थे जमदाग्नि। जमदाग्नि के नाम पर ही जो जनापाव पहाड़ी है इंदौर से, जहां से चंबल नदी निकलती है, तो वहां उस पहाड़ी का नाम पड़ा। तो आगे बढ़ते हैं तो पौराणिक काल में हमने दो काल पढ़े, रामायण काल और महाभारत का। रामायण काल में हमने पढ़ा कि भैया यहाँ पर जो चित्रकूट था वहां पर भरत मिलाप मिलता है आपको, लव कुश का जन्म भी मिलता है कहीं ना कहीं। जो महर्षि वाल्मीकि आश्रम है वहां पर लव कुश का जन्म भी मिलता है ना। भरत मिलाप मंदिर भी मिलता है, राम घाट, हनुमान घाट आपको और जो सीता कुंड है वहीं पे आपको चित्रकूट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और चीज याद रखना कि माता सबरी इसी काल से संबंधित थी, जो कहीं ना कहीं भील जनजाति से संबंधित थी, और जिसे कोल जनजातियों में अपनी माता या कोल जनजाति अपने को सबरी माता का वंशज मानते, ये भी ध्यान रखना आपको। इसके अलावा ये चीजें हो गई। इसके अलावा रावण के बारे में पढ़ा था, महाराजा रावण। महाराजा रावण की 3 जगह पूजा होती है आपका, मंदसौर में होती है, राजगढ़ में होती है, विदिशा में होती है। मंदसौर में क्योंकि जो मंदोदरी उनकी पत्नी थी वहीं की निवासी थी, तो मंदसौर में जो जो एक गांव है कौन सा, रावण रावण रुंडी गांव, वहां पर होती है। और जो आपका विदिशा है वहां पर रावण गांव में होती है। इसके अलावा जो आपका राजगढ़ है उस पर बातखेड़ी गांव नाम में वहां पर पूजा होती है। इसके अलावा हम महाभारत काल में आए। महाभारत काल में हमने पढ़ा कि पांडवों की तरफ से कौन लड़े, कौरवों की तरफ से कौन लड़े, वो महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन हमने जाना फिर भी दसाण, कारुस, बस और चेदी ये लड़े, इनके वर्तमान नाम भी जाने हमने। इसके अलावा पांडवों के साथ कौन लड़े, महिष्मती, अवंती और विदर्भ निसार जाति लड़े, उनके वर्तमान नाम भी जाने। इसके अलावा हमने जाना कि विराट नगरी जो जिसमें पांडवों ने अज्ञातवास बताया था, उसका वर्तमान नाम सुहागपुर है, और जो शेड्यूल जिले के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भीमबेटका पड़ी थी जो राजशहर में आती, पांडव जल प्रताप पन्ना में, पांडव गोपाल पचमढ़ी में, और विराट नगरी शेडोल में पड़ती। ये कुछ स्थल है जो आपको उसके बारे में याद रखना है। इसके अलावा हमने आगे पढ़ा कि महाजनपद पढ़े, 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ाते हैं। जो 16 महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ अगुत्ता निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है, जिसमें से दो महाजनपद मध्य प्रदेश में आते हैं, चेदी और अवंती आते हैं। चेदी की राजधानी सुक्तिमती थी, है ना। अवंती की राजधानी 2 थी, वो एक उत्तरी राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिणी राजधानी महिष्मती थी, या जो वर्तमान में पड़ता है। इसके अलावा इसी समय जो अवंती का जो शासक था, अवंती के बारे में पढ़ा था, अवंती महाजनपद के बारे में पढ़ा था। अवंती पे जो अवंती महाजनपद था उस पर एक वंश का शासन था, वो प्रतोद वंश था। प्रतोद वंश में महत्वपूर्ण शासक था चंद्र प्रतोद, जिसके डर से बहुत सारे राजाएं कांपते थे, और उससे मैत्री करने के लिए जो हर्यक वंश का शासक था, मगध का सम्राट था बिंबिसार, उसने अपने यहाँ के जो राजवेद था जीवक, उसको जब पीलिया रोग से ग्रसित था कौन, चंड प्रतोद, तब भेजा था, है ना। इसके अलावा हमने देखा कि जो महाजनपद थे, अंतिम अंतिम इस वंश का शासक था नंदीवर्धन था। इसके अलावा इस महाजनपद में जो जनपद थे वो 3 जनपद आते थे। वो आपका वत्स से आता था जो ग्वालियर कहा जाता था, नलपुर आता था जो शिवपुरी में, और अनूप आता है जो वर्तमान में वो है निर्माण में पड़ता है। इसके अलावा जो बौद्ध ग्रंथों में इस जो अवंती को नाम दिया गया वो अच्युतगामी दिया गया। इसके अलावा जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण ये देखो आप, स्कंद पुराण में जो अवंती के बारे में कहा गया है, ये साहित्य, वाणिज्यिक और विज्ञान का केंद्र था। इसके अलावा आप देख सकते हो ये वाला क्षेत्र जो था वो आ गया आपका अवंती। इसके अलावा हमने चेदी महाजनपद के बारे में पढ़ा, जिसकी राजधानी सुक्तिमती थी, जो केन नदी के तट पर स्थित है, जो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड में आता है। जो अवंती और जो चेदी महाजनपद था उसके बीच जो सीमा निर्धारण करती है वो बेदवा नदी थी। इसके अलावा इसमें जो जो चेदी महाजनपद जो पड़ता था वो यमुना और विंध्याचल जो पर्वत है उसके बीच में कहीं आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो इसमें जनपद आते हैं वो आपके दसाण, तुंडिकेर और एरन, मैंने ये भी बताया था कौन कौन सा क्षेत्र वर्तमान में कहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे महाजनपद या जनपद जो थे वो आपके मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, है ना। और ये भी ध्यान रखना कि जो कौन सी चीज है 16 महाजनपद जब आए तो इस काल को कौन सा काल कहा गया, ये द्वितीय नगरीकरण का काल कहा गया। द्वितीय नगरीकरण है ना। तो द्वितीय नगरीकरण है ये
प्रथम नगरीकरण आप सभी को पता है सिंधु घाटी सभ्यता के काल को कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है, और ये 6वीं शताब्दी बीसी में ये 16 महाजनपदों की आपको जानकारी मिलती है, और द्वितीय नगरीकरण इसे कहा जाता है, प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। तो आई होप आप आज की क्लास अच्छी लगी होगी, है ना। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक ये इस क्लास को शेयर करें और अच्छा रिस्पॉन्स दे, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो फिर मैं ये क्लास बंद कर दूंगा। कोई मतलब नहीं है चीजों को लाने से और अच्छे से आपको पढ़ाने से ना। तो आप प्यार दें, जैसे प्यार ही सब कुछ होता है जीवन में, तो प्यार बांटे, लोगों से प्यार से रहें और लोगों को प्यार दें, है ना। सब कुछ प्यार से ही होता है जीवन में। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय राम जी।